संकल्प रैली की तैयारी में एनडीए के सभी घटक दल जुट गए हैं और इसी को लेकर बीजेपी कार्यालय में एनडीए की अहम बैठक हुई है और बैठक में बीजेपी की तरफ से बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, मंत्री नंदकिशोर यादव शामिल हुए। वहीं जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह और एलजेपी की तरफ से सत्यानंद शर्मा शामिल हुए। बैठक में रैली की तैयारी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, साथ ही तीनों दलों को जिम्मेदारियां भी बांट दी गई। उस रैली को कैसे हम ऐतिहासिक बनाएं और अद्वितीय रैली हो, फिर न भूतो न भविष्यति, इसलिए उसके लिए पूरा स्ट्रेटेजी सारा तय किया गया है। उसी पे सारी बातें चल रही हैं। और हम लोगों ने कई विभाग बनाए हैं रैली को तैयारी को लेके। उन विभागों में तीनों पार्टियों से जो प्रतिनिधि वो सारे एक समीक्षात्मक बैठक की गई है। अभी तक क्या क्या तैयारी हुई है, जो लोग आएंगे हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक रिकॉर्ड तोड़ संख्या में लोग आएंगे। और बिहार में पोस्टर के जरिए आरजेडी ने नई लड़ाई शुरू की है और ये लड़ाई है आरक्षण की। पटना में पोस्टर चिपकाकर ये बताने की कोशिश की गई है कि 15% आंकड़ों को 10% आरक्षण दे दिया गया, जबकि 85% लोगों को मात्र 50% आरक्षण दिया गया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, तो बिहार में तेजस्वी यादव आरक्षण को लेकर एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पीछे एक पोस्टर है, अब देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव को बड़े चेहरे के तौर पर आरजेडी ने प्रमोट किया है। यहाँ दिखाया गया है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव 85% बहुजनों के साथ वो खड़े हैं और 15% जो गरीब सवर्णों की बात कर रही है बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दल। तस्वीरों में देखें किस तरीके से तेजस्वी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एकमात्र नेता है जो गरीबों पिछड़ों की बात करते हैं और तराजू में किस तरीके से तौला जा रहा है। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव ने मुखर होकर आरक्षण लागू कराया, आज उस पर हमला है, उसका आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। इसे 85% लोगों के लिए 27%, 15% लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन, ये अन्याय है। जो नेता है आरजेडी के वो भी कहते हैं कि पोस्टर के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो एक चुनाव के पहले एक बड़ा सिगुफा ये बताने की कोशिश आरजेडी की तरफ से कि गरीब गुरबों की बात करने वाली आरजेडी, उनके नेता तेजस्वी यादव वो बहुजनों की बात करते हैं। देखना ये होगा कि आखिर इसका कितना फायदा चुनाव में पहुंचता है। कैमरामैन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। इधर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं को लेकर संवेदनशील नहीं है, सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा अहम प्राथमिकता होगी। तेज प्रताप ने ये बातें मुजफ्फरपुर में आंगनबाड़ी सेविकाओं की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान कही। सरकार कहाँ कोई सवाल ले रही है, कहाँ देख रेख कर रही है आंगनबाड़ी महिलाओं का? कोई सरकार कहीं से कुछ नहीं कर रही है। कुछ दिन पहले लोग महिला लोग आंगनबाड़ी की वहाँ जनता दरबार में आई थी कि किस तरीके से इन लोगों पर अत्याचार हो रहा है पूरे बिहार में। कहाँ सरकार इन लोगों को देखती है? महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। अपनी सरकार आएगी तो सबसे पहले महिलाओं को स्टैंड में। और बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने खुद माना कि सरकारी विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों की शिक्षा बेहतर है। मंत्री ने कहा कि निजी विद्यालयों के शिक्षकों का पेमेंट कम है, लेकिन शिक्षा की क्वालिटी बेहतर है, जबकि सरकारी स्कूल के शिक्षक सिर्फ वेतन वृद्धि की मांग करते रहते हैं, क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते। लेकिन एक बात सच कहा कि निजी क्षेत्र के विद्यालयों में पेमेंट कम है, लेकिन क्वालिटी नजर आई है। और सरकारी विद्यालयों में पेमेंट और इसके लिए रोज आंदोलन हो रहा है और बढ़ाओ और हम तो बढ़ाते रहे, लेकिन क्वालिटी के तरफ ध्यान देना चाहिए। पटना में पुलिस वालों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए पुलिस अस्पताल बनाया गया था, लेकिन आज ये अस्पताल बदइंतजामी का शिकार है। ये तस्वीर पटना के एकमात्र पुलिस अस्पताल की है। 25 साल पहले पुलिस वालों के बेहतर इलाज के लिए इस अस्पताल का निर्माण पुलिस हेडक्वार्टर में करवाया गया था, लेकिन आज 50 बेड वाले इस अस्पताल में मातमी सन्नाटा पसरा रहता है और सारे बेड खाली रहते हैं। सालों से कोई मरीज भर्ती नहीं हुआ।
हमारी जो ड्यूटी हम करते हैं, हमने लिख के भी सीनियर एसपी को दिया। नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट दैट, नो वन इज ओबेइंग मी। बनाने को तो इस अस्पताल को हाईटेक बनाया गया था, लेकिन आज ये अस्पताल बद इंतजामी का शिकार है। एक्सरे विभाग सालों से बंद हैं, रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन की कमी है, पैथोलॉजी का भी कमोबेश यही हाल है, और तो और दवा भी नाम मात्र का ही मिलता है। मतलब साल के 11 महीने हो गए और अब सारे पैसे सरेंडर होंगे। उसका जो अप्रूव लिस्ट है, हम लोग लिस्ट बना के दे दिए हैं, अभी तक दवा पर 7 महीना से नहीं हो पा रहा है। नतीजा ये है कि हमारा पैसा भी सरेंडर होने जा रहा है। अस्पताल में 3 सीनियर डॉक्टर हैं और 4 अन्य स्टाफ हैं, जिनके वेतन पर 10 से 15 लाख खर्च होते हैं। अन्य मद में भी लाखों खर्च होता है, लेकिन इलाज शायद ही किसी का होता है। जो पुलिसकर्मी आते भी हैं, वो केवल फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए। मतलब सरकार का लाखों रुपया बेमतलब का बेकार जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने के लिए रुपए खर्च हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन विभागीय खामियां व्यवस्था पर हावी हैं और इसी की बानगी दरभंगा के केवटी प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिल रही है। इस अस्पताल की नींव सालों पहले रखी गई थी ताकि लदारी पंचायत के लोगों को इलाज के लिए केवटी और डीएमसीएच के चक्कर नहीं लगाने पड़े। सिस्टम की व्यवस्था और कार्यशैली ने इस अस्पताल को आगे बढ़ाने के बजाय इसकी वजूद को ही खत्म कर दिया। हालात ये हैं कि अस्पताल चारागाह में तब्दील हो गया है। बंद हो गई, इसका मतलब है जो जब तक हम नहीं जागेंगे तो हम अगले को हम क्या जगाएंगे। इतनी बड़ी बस्ती है, पढ़ा लिखा का गांव है, इस पर में सर किसी का पैनी नजर नहीं है। जो चले कि नहीं चले कि बंद हो जाए, इससे सर किसी जनप्रतिनिधि को लेना देना नहीं है। सिर्फ वोट चाहिए, वोट। अंबार है, कोई भैंसी बांधता है तो कोई गाय बांध रहा है तो कोई मने कुछ है, मने कहीं कहीं कुछ है, मने लगता ही नहीं है जो ये सर हॉस्पिटल है। ये उचित जगह नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसको उचित तरह से व्यवस्थित, मैंने आने से पहले हमारी सेविका ने फिनॉल वगैरह से हम लोगों ने यहाँ पे साफ करवा दिया है, जिस रूम में हम टीकाकरण कर रहे हैं। बाकी बाहर का जो व्यवस्था है तो उसके लिए हम यहाँ के पंचायत समिति जो है उनसे भी बात की हूँ, यहाँ के मुखिया हैं उनसे भी मिल चुकी हूँ, हमारे MOIC हैं उनके को भी खबर दे चुकी हूँ और उन्होंने भी आके विजिट किया। जबरन धर्मांतरण करने वालों को सीएम रघुवर दास ने कड़ी चेतावनी दी है। सीएम ने कहा कि धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों को होटवार जेल भेजा जाएगा। दुमका में संथाली भाषा ओलचिकी प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कक्षा 5 तक ओलचिकी भाषा में पढ़ाई का सरकार ने निर्णय लिया है। कुछ विदेशी शक्तियां इस संस्कृति को समाप्त करने में लगी और हमारी सरकार की प्राथमिकता है, आप किसी धर्म को मानो पूरी ईमानदारी से मानो, किसी परंपरा को मानो पूरी ईमानदारी से मानो, मैं उसका कदर करता हूं, लेकिन धर्म के आगे अधर्म का काम करोगे तो इसे लोग को होटवार जेल। गोरखपुर से पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया। कार्यक्रम में हजारीबाग के एक किसान को सम्मानित किया गया। रांची में योजना को शुरू करते हुए सीएम रघुवर दास ने कहा कि जब तक देश का किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक देश समृद्ध नहीं होगा। देश भर के करोड़ों किसान परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के गोरखपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपए भेजे जाएंगे, जिसकी पहली किश्त के तौर पर हर किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए और कुल 2021 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए। समारोह में झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले किसान इंद्र नारायण कुशवाहा को भी पीएम ने सम्मानित किया। इस मोबाइल में मैसेज देख सकते हैं, 2000 रुपया आ गया है। इसके बहुत खुश हैं आज इस प्रधानमंत्री की इस योजना का शुभारंभ किए हुए। इसी तरह मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना जो किसान के लिए लाभदायक है वो भी शुभारंभ हो गया है, जो सभी किसान को लाभ मिलेगा।
वहीं रांची में सीएम रघुवर दास ने पीएम किसान सम्मान योजना का शुभारंभ किया और कहा कि असली भारत गाँव में बसता है। असली झारखंड गांव में। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है, जब तक गांव समृद्ध नहीं हो, हमारे किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक ये देश समृद्ध नहीं होगा, ये राज्य समृद्ध। सिर्फ रांची ही नहीं, राज्य के सभी जिलों में योजना की शुरुआत की गई। दुमका में मंत्री लुइस मरांडी, देवघर में श्रम मंत्री राज पलिवार और हजारीबाग में केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने योजना का शुभारंभ किया। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहयोग राशि है। इससे आपको मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत बहुत लाभ। झारखंड के किसानों के लिए दोहरी खुशी की बात कृषि मंत्री ने बता दी। कहा कि केंद्र के साथ साथ झारखंड सरकार भी 22 लाख किसानों को 5-5 हजार रुपए देगी। लोकसभा चुनाव के बाद इस योजना को लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना और राज्य सरकार की तरफ से जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो बजट में हम लोग प्रावधान करने का काम किए हैं, मई में हम लोग जो है सर लोकसभा चुनाव के बाद जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो हम लोग इसका बड़ा धमाकेदार तरीके से लॉन्चिंग करेंगे। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करने का है, जिसमें ये योजना मील का पत्थर साबित हो सकती है। न्यूज 18 के लिए रांची से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मधुबनी से खबर है, जहां के वेस्फी में 23 फरवरी को गन्ना के खेत में मिले शव के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उस शख्स की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके साथ 7 फेरे लेने वाली उसकी पत्नी ने ही कराई थी, क्योंकि पत्नी को कोई और पसंद था। मधुबनी में मोहब्बत का खौफनाक अंजाम। प्रेमी को पाने के लिए पति का कराया मर्डर। अब जेल में लिखते रहो प्रेम ग्रंथ। जी हां, मधुबनी में मोहब्बत का बेहद खौफनाक अंजाम सामने आया है। टाउन थाना के घेघी गांव में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या करवा दी। 45 वर्षीय जीवस पासवान का शव 23 फरवरी को बिस्फी थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में मिला था और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही इस हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। इस जघन्य हत्याकांड की स्क्रिप्ट आरोपी महिला के मां बाप ने ही लिखी थी। इसके पीछे इसकी पत्नी जो मृतक है जीवच पासवान, उसकी पत्नी का ही हाथ है। उसने हत्या करवा दिया अपने प्रेमी के द्वारा। और इसमें हम लोगों ने कल्पना देवी, मृतक की जो पत्नी है वो, और उसका प्रेमी कौशल पासवान, पेशर उसका रामचंद्र पासवान है। दरअसल आरोपी कल्पना देवी पति को छोड़कर अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी और माँ बाप के कहने पर ही पति की हत्या की साजिश रच रही थी। 17 फरवरी को जैसे ही उसका पति ससुराल पहुंचा, उसके अगले दिन 18 फरवरी को पत्नी और प्रेमी और उसके एक अन्य दोस्त ने गला दबाकर बेरहमी से जीवच की हत्या कर दी और लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया। 19 फरवरी को मृतक के पिता ने पंडौल थाने में उसकी गुमशुदगी की सूचना दी तो पुलिस ने खोजबीन शुरू की और 5 दिन बाद गन्ने के खेत से उसका शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी से जब सख्ती से पूछताछ की तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले 5 आरोपी अब जेल की हवा खा रहे हैं। अमित रंजन, न्यूज 18, मधुबनी।